मिसाल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। चंद्रा परिवार ने की हुक्का पानी बंद की शिकायत। क्या है शिकायत की सच्चाई या है चुनावी रंजिश का परिणाम? आइए बताते हैं हम आपको फरसवानी गांव की सच्चाई। वहां के लोगों की जुबानी सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई। कुछ दिन पूर्व स्थानीय अखबारों में प्रकाशित हुआ था कि जनपद पंचायत ढबरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत परसवानी के बाबूलाल चंद्रा के परिवार का परसवानी के ग्राम वासियों ने हुक्का पानी बंद कर दिया है। बाबूलाल चंद्रा ने शिकायत के आधार पर प्रवक्ता से अखबारों में हुक्का पानी बंद की खबर लगाई थी, परंतु जब हम वहां जाकर देखे तो वहां लोगों से पूछताछ की और क्या कुछ निकला, आइए सुनाते हैं आपको। हमारे पंचायत के सरपंच राजकुमार चंद्रा, जिनके साथ पिछले से और कई विवाद है, जिसके रिपोर्ट भी किया जा चुका है, उसके बाद आकर गांव में बुनियादी कराकर पंचायत किया गया और बाकायदा कि गांव वाले को भड़काया गया कि बाबूलाल चंद्रा के द्वारा ही हमारे जो सोसाइटी फरसवानी में होने वाला था उसको गोबरा भांठा ले गया करके पूरा गांव वाले को भड़का दिया और हर समाज में के अलग अलग लोगों को भड़काया गया कि बाबूलाल को हुक्का पानी बंद किया जाए। किसी को कोई आना जाना नहीं है, दूध वाले दूध नहीं दे रहे हैं, पानी वाले पानी नहीं दे रहे हैं। इसी प्रकार सरपंच द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है, जिससे और पूरा सुराजी करवाया भी है। उसके बाद हम लोग दुखी होकर एसडीओपी डभरा, टीआई डभरा, थाना डभरा से लेकर कलेक्टर और एसपी साहब, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक शिकायत किया हूं कि मेरा हुक्का पानी 4 तारीख से बंद कर दिया है, जिससे हम लोग दुखी हैं। कहीं पर भी आ जा नहीं सक रहे हैं और मेरा जो धान का फसल 15 एकड़ में लगा है वो अस्त व्यस्त होकर पूरा ये हो गया है। मैं कोई भी आदमी आना नहीं चाहते हैं मेरे घर में काम करने के लिए। ये सरपंच द्वारा भड़काकर पूरा गांव वालों को ये किया गया है। मैं राजकुमार चंद्रा, ग्राम पंचायत फरसवानी का भी वर्तमान में सरपंच हूं और वो जो आरोप लगा रहा है वो तो मेरे हिसाब से 100% झूठ है, क्योंकि पंचायत में कोई ऐसा ही अधिनियम ही नहीं है कि हम किसी का हुक्का पानी बंद कर सकें। और रही बात उसका आरोप का, तो दुकान में हमेशा खुला पाया जाता है, लोगों को आना जाना है। हम खुद वहाँ पे सामान खरीदने के लिए कल मंडी के लिए सूत्री धागा मंगवाए थे। आज सुबह ही उनके लड़के यहाँ पर आकर के धान तोड़ रहे थे और वहाँ मेरे पंच के लोग भी वहाँ 2-4 लोग बैठे ही रहते हैं, तो उनसे भी अवगत है कि वहाँ कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है। वो जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो सरासर गलत है। मेरा नाम धर्म सिंह जगत है, ग्राम फरसवानी का रहने वाला हूँ, डभरा तहसील जांजगीर चांपा जिला का रहने वाला हूँ। जो बाबूलाल इल्ज़ाम लगाया सरपंच के ऊपर, ऐसा कोई बात नहीं है। उसके लिए उसके कोई हुक्का पानी बंद नहीं किया गया है। ये दोनों, पिछला सरपंच था उसका कोई रंजिश के कारण, आपसी रंजिश के कारण उसको फंसाने का कोशिश कर रहा है सरपंच को, और ऐसा कोई सरपंच ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जो कि उसके हुक्का पानी के बारे में। उसके दुकान में कल ही हम लोग सुतली लेने गए थे मंडी के लिए, और उसका दुकान चालू है, सब कुछ है। उसका खेत अभी भी धान कटाई हो रहा है, उसके खेत में थ्रेसर हार्वेस्टर चल रहा है। द्रौपदी बाई चंद्रा फरसवानी, भूतपूर्व सरपंच है मैं। यहाँ के सरपंच राजकुमार हमन के हुक्का पानी बंद करवा दे है, बूता काम सब ला झन जहा के बरत दे है, और दूध वाला दूध नहीं देते हमन के, घर में जा के न बरत दे हमन के बूता पानी मत जहा के, और प्रतिबंध लगा दे हमन के ऊपर। और दुकानों में कोई भी नहीं आवा हमन करना, वो झाना बतराना सब बंद कर दे। मोर नाम संबोधन सिंह सिदार है, मैं ग्राम फरसवानी के हूँ, थाना डबरा है। और बाबूलाल इल्ज़ाम लगाए हैं सब झूठ है। ओकर हुक्का पानी हमारे पंचायत से कोई बंद नहीं किए गए। वो आपसी अपन रंजिश के चलते सरपंच का गलत इल्ज़ाम लगा थे। ओकर दुकान में सब लेन देन होते, धान लुआई भी चलत है, दूध दही भी जात है।
आगे तो बलरामपुर जिले के राजपुर व्यवहार न्यायालय में नेशनल लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों के मध्य राजीनामा से प्रकरणों का निपटारा किया गया। बलरामपुर जिले के राजपुर व्यवहार न्यायालय में कुल आपराधिक प्रकरणों में 65 प्रकरण आपसी राजीनामा से आरोपीगण के विरुद्ध फरियादी से समझौते के आधार पर समाप्त किए गए। इसके अलावा 82 राजस्व मामले भी निराकृत हुए। प्री लिटिगेशन के 22 मामलों का निराकरण किया गया। इसके अतिरिक्त बैंकों के माध्यम से व नगर पंचायत व विद्युत विभाग के द्वारा बकाया राशि की वसूली भी कराई गई। लोक अदालत लंबित प्रकरणों के निपटारे का एक पक्षकारों को अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है और आज जो राजपुर में नेशनल लोक अदालत आयोजित हुई उसमें आपराधिक मामलों के अलावा बहुत सारे अन्य दूसरे मामले भी निपटाए गए हैं जिनसे पक्षकारों को सीधा लाभ हुआ है। और जिन पक्षकारों में आपराधिक मामलों में खास करके जहां फरियादी और आरोपी पक्ष के मध्य आपस में लोक अदालत के माध्यम से समझौते हुए हैं, वहाँ उन दोनों के बीच समझौते होने से दोनों के बीच में आपसी परिवारों के बीच समरसता बढ़ती है। इसके अलावा समाज में भी इसका एक अच्छा संदेश जाता है और न केवल आपराधिक मामले निपटे हैं, इसके अलावा अन्य कई लंबित दूसरे मामलों में भी लोक अदालत के माध्यम से लोगों को फ़ायदा पहुंचा है और कई मामलों में राशि की वसूली भी हुई है जिससे सरकार के राजस्व में भी वृद्धि हुई है। नेशनल लोक अदालत में सैकड़ों मामलों का निपटारा हुआ। पति पत्नी में हुए समझौते, परिवार एक हुआ। होशंगाबाद में कोरोना की वजह से हुए सैकड़ों मामले लंबित। नेशनल लोक अदालत द्वारा मामलों का निपटान लगभग 2,25,000 मामले पटल पर थे। ये सभी मामले अन्य विभागों, बैंकों के डिफाल्टरों को नोटिस द्वारा सूचित कर लोक अदालत के माध्यम से सैकड़ों लोगों को लाभ मिला। कई लोग कर्ज मुक्त हुए तो कई लोगों ने बिजली मिलने से उनके घर रोशन हुए। अभिजीत सराठे। कोर्ट में आने का कारण क्या था? यही आपसी विवाद चलते ही अपने मायके चली गई थी, इनको वापस लाने के हिसाब से। तो अभी दोनों कोर्ट में सहमति से समझौता से अब रह रहे साथ में। क्या नाम है आपका? रितु सराठी। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? आप लोग साथ में रहेंगे? हाँ, रहेंगे। इस तरह का मामला था, दो लोगों को जीवन एक किया। ये मैं इस मामले में लड़के की तरफ से था, उसका नाम है अभिजीत, और दोनों का आपस में घरेलू बातों को लेकर विवाद हो गया था। वो करीब 5-6 महीने से दोनों अलग अलग रह रहे थे। अभी क्या हाल है? किस तरह से जोड़े मिल रहे? आज लोक अदालत के माध्यम से दोनों का समझौता हो गया है और दोनों खुशी खुशी समझौता करके अपने घर गए। सर, आप? मैं रितु सराठे का अधिवक्ता था। दोनों ने इच्छा जाहिर की, दोनों अपना साथ रहना चाहते हैं और लोक अदालत के माध्यम से उन्होंने आपसी राजीनामा कर लिया और अब वो दोनों साथ अच्छे से रहेंगे आगे। कोरोना संकट पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी काम तो कभी रुकता ही नहीं है और यही कारण है कि न्यायालय में लंबित प्रकरणों की अत्यधिक संख्या देखते हुए संपूर्ण भारतवर्ष में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। ये इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत है जो राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हो रही है और होशंगाबाद में भी हम अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास करीब 2,25,000 प्रकरण ऐसे हैं जो हमने होशंगाबाद ज़िले में लोक अदालत के पटल पर रखे हैं। हमें उम्मीद है कि इनमें से बहुत बड़ी संख्या में प्रकरणों का निराकरण होगा। हमारे पास इसके अलावा प्री लिटिगेशन प्रकरणों की संख्या अलग है। प्री लिटिगेशन प्रकरणों की संख्या की बात करें तो करीब 7,500 प्रकरण ऐसे हैं जो हम न्यायालय के बाहर ही निपटा रहे हैं। ये ऐसे प्रकरण होते हैं जिनका कि न्यायालय में आने की संभावना है पर अभी उनका रजिस्ट्रेशन न्यायालय में नहीं हुआ है। यदि न्यायालय में आने के पहले ही उनका राजीनामा हो जाता है तो न्यायालय पर अनावश्यक बोझ नहीं बढ़ता है और पक्षकारों को भी अनावश्यक परेशानी और व्यय का सामना नहीं करना पड़ता है। प्रकरण के प्रयास करते हैं, वही न्यायालय में प्रकरण ना बढ़ें इसके लिए प्री लिटिगेशन प्रकरणों के भी अधिक से अधिक निराकरण के प्रयास करते हैं। हमें उम्मीद है कि विद्युत प्रकरणों में और जो वाटर बिल के प्रकरणों में, मोटर क्लेम एक्सीडेंट के जो केस होते हैं उनके प्रकरणों में बहुत बड़ी संख्या में आज प्रकरणों का निराकरण होगा। सीधी जिले में युवा कांग्रेस ने सीडीएस विपिन रावत को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना हादसे में सीडीएस जनरल विपिन रावत जी व उनकी धर्मपत्नी सहित 11 सशस्त्र सेना के वीर जवानों के दुखद निधन पर सीधी जिले में युवा कांग्रेस ने कैंडल जलाकर एवं पुष्प चढ़ाकर सीडीएस विपिन रावत को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरा देश शोका कुल पूरा जिस तरह से अभी आपने देखा कि जो 9 तारीख की घटना घटी, सीडीएस विपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी और हमारे जवान साथी जो कि
प्राणों की आहुति बलिदान किए, जो इतनी दर्दनाक हादसा हुआ। पूरे देश में शोकाकुल का माहौल है और ये इस तरह से लाख मतलब करोड़ों में एकाध ऐसे महापुरुष और जवान जन्म लेते हैं। जिस तरह से उन्होंने बिपिन रावत जी की बात करें तो जिस तरह से उन्होंने देश के डिफेंस के लिए, देश के तरक्की के लिए, सेनाओं के लिए जिस तरह से काम किया, ये हजारों उदाहरण हैं उनके जीवन काल में। हम सब के लिए बड़े दुखपूर्ण और नम आंखों से आज वक्त कांग्रेस ने श्रद्धांजलि दी है। आज चाहे डिफेंस में देखे थे, महिलाओं को डिफेंस में जगह उन्होंने दी, कश्मीर के हो, टेररिस्ट के लिए के हो, प्रदेश पूरे वर्ल्ड में अगर नाम रोशन किया भारत का सैनिकों में और नए नए तकनीकी चीज़ों में लाने में, तो जिस तरह से बिपिन रावत जी जिस तरह से उन्होंने देश का नाम रोशन किया, आज उनकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। आज पूरा भारत शोकाकुल में जो ये घटना हुई है उसके जांच भी हो, और ये अगर डिफेंस का हेलीकॉप्टर इस तरह से क्षतिग्रस्त हो सकता है तो कैसे है, उसके लिए जांच हो, और जो अगर एक भी टेक्निकल फॉल्ट हो तो उसके आने वाले समय में ऐसे महापुरुष को हम क्षति ना कर पाएँ और ऐसे हमारे वीर जवानों को हम ना खो पाएँ, क्योंकि करोड़ों में एक ऐसे एकाक व्यक्ति बिपिन रावत जी हैं। उसके लिए आज जिला युवक कांग्रेस पार्टी ने सभी हमारे युवा साथियों ने मिलकर महापुरुष से आज दिनांक 11 दिसंबर 2021 को दूसरे दिन भी कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट द्वारा खुगर कॉलोनी हबीबगढ़ में लगाया गया। इस अवसर पर ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट के संस्थापक अजय चौधरी इजहार बबलू ने मुस्लिम समाज को जागरूक करते हुए सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की। कोरोना की नई शक्ल एक बार फिर बनकर सामने आ रही है, इससे बचने के लिए कोविड-19 टीकाकरण कराना जरूरी है। आज ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया है कोविड-19 टीकाकरण का। इससे पहले हम लोगों ने हबीबगढ़ के अंदर मदरसा जियारलूम में लगवाया था। आज दूसरे दिन हम लोगों ने ये कैंप यहाँ हबीबगढ़ कुंगर कॉलोनी में लगवाने का काम किया है, जिससे मुस्लिम समाज के लोगों को जागरूक कर उनको कहा गया है, उनसे अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो लोग रह गए हैं वो तमाम लोग टीकाकरण कराएं। कोविड-19 का टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुनने में आ रहा है तीसरी लहर भी बहुत तेज़ी के साथ आने वाली है। तो इसलिए मैं अपने तमाम समाज के लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति कोविड-19 के टीकाकरण लगवाने से वंचित ना रह जाए। सब लोग इसको लगवाना चाहिए। सरकार ने जो एक स्कीम चलाई है उस स्कीम के तहत सब लोगों को इसको टीका लगवा करके कोविड-19 से लड़ने का काम करना चाहिए मेरे साथ। और सब लोगों को, हम लोगों ने यहाँ जो कैंप लगवाया है ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट के लोगों ने, इसी तरीके से जिन मुस्लिम इलाकों के अंदर मुस्लिम समाज के लोग कोविड-19 टीका लगवाने से कतरा है उन्हें समझाने का काम करें, और वहाँ जो भी इलाका रहेगा उसमें कैंप लगवाने का काम करेंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के रामपुर में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप सिंह अग्रवाल का व्यापारियों ने फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा व्यापारियों के साथ हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा व्यापारियों पर आए दिन फर्जी मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हमारा संगठन केवल व्यापारिक के साथ नहीं बल्कि अन्य लोगों की हर संभव मदद करेगा। तन से, मन से, धन से आम जनता व्यापारी समाज की सेवा करेंगे। आज मंच सर आगाज किया है विधानसभा चुनाव लड़ने को उन्होंने। देखिए ये उनकी दिली ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन जब तक पूरी तरह परिपक्वता
पूरी तरह मैच्योरिटी और पूरी तरह जनता की आवाज़ नहीं होगी, कोई फैसला नहीं हो सकता है। ये व्यापारी समाज की आवाज़ तय करेगी कि कब किसको कहाँ से चुनाव लड़ाना है। हमारा मकसद राजनीति करना नहीं है, हमारा एकमात्र मकसद सेवा करना है। राजनीति बहुत दूर की चीज़ है, हमारा मकसद सेवा करना है। राजनीति बहुत बात की चीज़ है, राजनीति के लिए हम सेवा नहीं करते हैं। हमारा मकसद सेवा करना और सेवा के माध्यम से लोगों को ताकत पहुँचाना हमारा मकसद। सर, आपने मंच के माध्यम से अभी कहा था कि सपा के जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ेंगे उसमें हमारी अहम भूमिका होगी। सर, देखिए, समाजवादी का पार्टी का चाहे प्रत्याशी हो, चाहे बीएसपी का प्रत्याशी हो, चाहे वो बीजेपी का प्रत्याशी हो, अगर व्यापारी समाज से सहयोग मांगेगा, व्यापारी समाज से अपनी सहमति करके चलेगा, तो व्यापार मंडल भी उसको रिकमेंड करेगा, व्यापारी समाज भी उसको रिकमेंडेशन देगा कि इस पार्टी के व्यक्ति दमदार है, व्यापारी समाज का हमदर्द है, आम जनता का हमदर्द है, तो उसको टिकट मिलना चाहिए। ये पैरवी करने में कोई बुरी बात नहीं है, पैरवी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन पैरवी तो उसी की होगी जो कर्मठता जिसके अंदर होगी, जिसके अंदर व्यापारी समाज का कर्मठता का जज्बा होगा, जिसके जो जनता ये कहेगी कि इसके अंदर इस व्यक्ति ने, इस शख्सियत ने जनता के लिए कुर्बानी दी है, ये व्यक्ति जनता के लिए जेल गया है, इस व्यक्ति ने जनता के लिए मुकदमे झेले हैं, ऐसे व्यक्ति की रिकमेंडेशन होगी। वरना हमारा राजनीति से क्या काम? हमारा काम तो सेवा करना है, और सेवा करते करते हम शमशान घाट चले जाएंगे। हम तो मरने के लिए तैयार हैं। पहली पसंद सर क्या होगी राजनीतिक पार्टी की आपकी? हमारा कोई राजनीतिक पार्टी से ना ही किसी से मोहब्बत है, ना ही किसी से बैर है। हमारा काम तो नॉन पॉलिटिकल है। हमारे लिए कोई राजनीतिक पार्टी की किसी कोई पहल नहीं है। हमारा काम ईमानदारी से सेवा करना है, कर्मठता के साथ व्यापारी समाज और आम जनता का काम करना है। राजनीति में हमारा कोई इंटरेस्ट, कोई दिलचस्पी नहीं है। जय व्यापारी, जय व्यापार मंडल। सर, अभी आपने अभी बोला था कि मतलब जो पार्टियों से जो टिकट होगा वो जब तक उद्योग व्यापार वाले मंडल के जो अधिकारी नहीं कहेंगे जब तक उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, ऐसा क्या सर? ये संगठन का दमखम और जज्बे पर डिपेंड करता है। हमारे मिलक के अंदर हमारे फातीगण मौजूद हैं, और मिलक के अंदर जो हमारे फाती मौजूद हैं, जो मिलक के अंदर धमक है, अगर हमारे फिर अगर कोई हमारी शख्सियत हमारा दमखम देखती है, तमाम राजनीतिक दलों के लोग जो लीड करते हैं उसमें हमारा सभी से पारस्परिक संबंध है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी हो, सभी से, क्योंकि हमारा किसी से कोई बैर नहीं है। अगर हम कभी भी किसी को रिकमेंड करेंगे तो उसका 100% सम्मान हो। यातायात विभाग के द्वारा स्कूली बच्चों को जागरूकता कार्यक्रम के तहत स्कूल में जाकर जानकारी दी गई। जागरूकता कार्यक्रम के तहत आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय वार्फनगर एवं आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय रघुनाथ नगर तथा हाई स्कूल रघुनाथ नगर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले में जागरूकता कार्यक्रम के तहत यातायात पुलिस बलरामपुर के द्वारा जिले में हो रही दुर्घटनाओं में कमी लाने, वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। रतलाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को रतलाम आगमन पर हेलीपैड पर पत्रकारों से रूबरू हुई। पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि रतलाम शहर के दोनों डोज का टीकाकरण कार्य 100% पूर्ण हो गया है। इसके लिए सांसद, विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधि, कलेक्टर, प्रशासनिक व स्वास्थ्य अमला तथा मीडिया के बंधु बधाई के पात्र हैं। प्रयास ये है कि तीसरी लहर आ ही ना पाए। ये बात सच है कि संक्रमित पेशेंट रोज आ रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या 15-20 के आसपास, कभी 15, कभी 16 पूरे प्रदेश में मिला के आती है। और उसके लिए अवेयरनेस के साथ साथ, मतलब मास्क लगाएं, अनावश्यक भीड़ ना हो, उसके साथ साथ हम जो हमारा टीका है, वैक्सीन है, उसके दूसरे डोज को भी दिसंबर के महीने में कंप्लीट करना चाहते हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि रतलाम शहर में दूसरा डोज भी 100% पात्र लोगों को लग चुका है। और अब मैं ये कह सकता हूं कि पहला डोज और दूसरा डोज पूरा करके रतलाम शहर ने एक रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में बनाया है। इसके लिए मैं रतलाम की जनता को, हमारे जनप्रतिनिधियों को, सांसद जी, विधायक जी और नीचे तक के सब जनप्रतिनिधि, पत्रकार मित्रों को और प्रशासन के साथियों को, पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं। ये भी प्रसन्नता की बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी शहर के अलावा जो दूसरा डोज है वो लगभग 90% लोगों को लग चुका है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी रतलाम मध्य प्रदेश में पहला जिला होगा जो दूसरे डोज को भी कंप्लीट कर लेगा है।
मुझे लगता है कि बहुत जल्दी रतलाम मध्य प्रदेश में पहला जिला होगा जो दूसरे डोज को भी कंप्लीट कर लेगा। मैं सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूं, क्योंकि दूसरा डोज हमारा अभी 76% लोगों को लगा है एवरेज पूरे प्रदेश में। तो हम जल्दी से जल्दी दिसंबर में इस लक्ष्य को पूरा कर लें, क्योंकि वैज्ञानिक हों, डॉक्टर हों, विशेषज्ञ हों, सब यही कहते हैं कि दूसरा डोज अगर दोनों डोज कंप्लीट हो गए तो या तो संक्रमण होता नहीं या उसका प्रभाव फिर बहुत कम होता है, वो गंभीर नहीं होता। इसलिए हम जनता के साथ मिलके, आप सबके साथ मिलके प्रयास कर रहे हैं कि दूसरा डोज लग जाए। फिर भी तीसरी लहर की तैयारी के लिए जो आवश्यक कदम हैं वो सब उठाए जा रहे हैं। हमारे सारे प्रभारी मंत्री हैं, OPS भदौरिया भी हमारे विधायक सांसद जी के साथ यहाँ की तैयारियों का लगातार जायजा ले रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट भी चला के देखे हैं। रतलाम में मेडिकल कॉलेज में बिस्तरों की संख्या भी भगवान न करे उनकी ज़रूरत पड़े 550 से बढ़ा के 654 कर दी गई है। ऑक्सीजन प्लांट हमारे पास 2 LMO और एक PSA यूनिट की स्थापना की गई है, जिनकी शुद्धता भी 95% आ रही है, और 176 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी है। अस्पताल के बिस्तर, ऑक्सीजन की लाइन, ऑक्सीजन के प्लांट, वेंटिलेटर, कंसंट्रेटर, उपकरण, दवाइयाँ, इंजेक्शन, सारी व्यवस्था हम कर रहे हैं। लेकिन भगवान से प्रार्थना ये है कि इनकी ज़रूरत ना पड़े, और ईश्वर की कृपा रही तो सफलतापूर्वक हम इसका मुकाबला कर लेंगे। मुख्यमंत्री जी, आप बोल गए थे 4 फरवरी को कि 1 जुलाई से रतलाम शहर में पानी मिलेगा। नगर निगम के एक सब इंजीनियर ने 2 कॉलोनियों का बोला है, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा जब तक कॉलोनियाँ शुरू हुई। वो बोलते हैं कि वो महत्वपूर्ण कॉलोनियाँ नहीं है, जहाँ हम दे रहे पानी वहाँ देंगे। आपने बोला था 1 जुलाई से आ जाएंगे, पानी नहीं आ रहा, आज मिला के ये कहानी पूरे शहर में। मैं जल्दी ही जनवरी के महीने में रतलाम शहर की जितनी हमारी योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन की स्थिति भी देखूंगा और अलग से भी चर्चा करूंगा। रतलाम हमारा बढ़ता हुआ महानगर है, वहाँ पीने का पानी हो या सीवेज का सिस्टम हो या जो हमने मिनी स्मार्ट सिटी के काम हो, उन सब की व्यवस्थाओं को भी हम ढंग से देखें। पंचायत चुनाव के बारे में पंचायत चुनाव के पक्ष में आपके देखिए, पंचायत चुनाव होना चाहिए, काफ़ी समय हो गया। कांग्रेस के लोग चुनाव रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि काफी समय हो गया, चुने हुए प्रतिनिधि आने चाहिए। उड़ीसा में ममिता मेहर का हत्याकांड अब नया मोड़ आ गया है। अभी सभी राजनीतिक पार्टी की तरफ से इस घटना का जोरदार विरोध करते हुए उड़ीसा गृह मंत्री श्री कैप्टन दिव्य शंकर मिश्रा जी की मंत्रिमंडल से बहिष्कार की मांग की जा रही है। इसके लिए रोजाना विधानसभा में बीजेपी की ओर से हंगामा सामने आया। इसको लेकर विधानसभा गृह का अध्यक्ष के द्वारा शीतकालीन अधिवेशन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के विरोध में भाजपा के सभी विधायकों ने श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंच के सिंह द्वार के सामने नतमस्तक किया। नगर पंचायत खोंगापानी सीमाओं आवास रोड पर कुछ दिनों पहले वार्ड पार्षद 14 मीरा यादव के द्वारा रोड के काम पर जांच करवाने का आवेदन दिया गया था, किंतु उनको बिना बताए काम में लगा दिया गया। मीरा यादव ने जब इसका ठेकेदार से बात की तो मीरा यादव महिला पार्षद को गलत शब्दों का प्रयोग किया गया। साथ ही बोला गया कि विधायक मेरा आदमी है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। जब हमारे संवाददाता ने सीएमओ साहब से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि सीएमओ आवास पर कोई काम नहीं चल रहा और फोन कट गया। चालू था, अभी कुछ दिनों पहले मैं कलेक्टर कोरिया को आवेदन दी हूँ इस काम का। यहाँ पे काम नहीं हुआ, 14 लाख का बिलिंग हो चुका है। और मैं अभी कुछ दिनों पहले सीएमओ सर से भी बोली थी कि सर जांच इसका हो जाए, उसके बाद काम चालू कराइएगा। मगर मुझे जानकारी नहीं था कि यहाँ पे काम चालू है। अचानक मैं आई तो देखी काम चालू था। मैं आके ठेकेदार को बोली तो ठेकेदार मुझसे बदतमीजी करने लगे और मुझे अशब्दों को प्रयोग कर रहे थे। बोलते हैं विधायक मेरा है, तुम क्या कर लोगी, काम ऐसे ही होगा। इसकी जानकारी माननीय अभी के अधिकारी सीएमओ साहब को है कि नहीं है? जी कि काम चालू है कि नहीं? जी, मैं खुद जाकर उनको जानकारी दी। जी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।
24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।